चलिए सो आज सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सोल्यूशन आपको पता है फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। सोल्यूशन फिजिकल इनऑर्गेनिक में इसका वेटेज अगर हम बात करें, वेटेज वाइज अगर मैं इसकी बात करूं, वेटेज अच्छा है इसका मेंस लेवल पे। अभी मेंस में तो क्वेश्चन ही 25 हैं, तो मेंस लेवल के एक क्वेश्चन का वेटेज है मतलब 4 मार्क है। और नीट लेवल पे इसका जो वेटेज है, नीट में इसका 2 क्वेश्चन, एवरेज 2 क्वेश्चन है, कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नीट में इसके पास 2 क्वेश्चन का वेटेज है, मतलब एवरेज 8 मार्क का वेटेज ये कैरी कर रहा है, ठीक है। एवरेज ये 8 मार्क का वेटेज आपको कैरी करेगा। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा वेटेज वाइज पता होना चाहिए, ठीक है। ये वेटेज तो आपको आइडिया, कम से कम आइडिया रहना चाहिए ना। अब इतना होने के बाद सोल्यूशन किसके साथ आता है, देखो एक बार पहले समझ लो सोल्यूशन का लिंक किधर से है। हमने केमिकल पढ़ा, हमने आयनिक पढ़ा, उससे पहले हमने क्या पढ़ा, गैसियस स्टेट पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें एक ही लिंक में चलती है। केमिकल, अभी देखो ये सॉल्यूशन का लिंक कैसे चलेगा, अभी वो चैप्टर का लिंक मैं बता देता हूँ। सॉल्यूशन के बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स। हाँ, केमिकल काइनेटिक्स। ये 3 जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा लिंक्ड है। ये 3 जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि और अच्छा वेटेज कैरी करते हैं। अगर मैंने सॉल्यूशन सिखा दिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स सिखा दी, इसका मतलब समझ लीजिए कि आधे से ज़्यादा मतलब क्या 80% फिजिकल इनऑर्गेनिक खत्म हो चुकी है। उसके बाद सिर्फ आपका रहेगा सरफेस केमिस्ट्री, और उसके बाद एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट, मेटलर्जी। वो बहुत सिंपल टॉपिक है। उसका मतलब थ्योरी बेस के, मतलब अगर आपके थ्योरी क्लियर है ना बोर्ड लेवल की, उसके हिसाब से भी तुम उसके क्वेश्चन बना सकते हो। इतना कोई टेंशन की बात नहीं आती है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। चलो ये लिख लो सॉल्यूशन के वेटेज, ये सारा लिख दो। लिख लिया ये लिखना है पहले, वेटेज वाइज सारा गणित लिखना है। और टॉपिक इसके कौन से डोमेन सिखा रहा है, हर एक डोमेन में 3 चैप्टर तो कनेक्ट करता ही हूँ, इसमें ये 3 चैप्टर कनेक्ट में सिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर रहेंगे। सब लोगों को विजिबल होगा आई थिंक सो। तो लिख लो, फटाफट लिख लो। और भाई साहब नोट्स बनाते चलने साइड बाई साइड, क्योंकि मैं डिक्टेट भी बहुत सारी चीज़ करता हूँ बोर्ड पे, ज़्यादा कम मतलब ज़्यादा लिखता नहीं मैं बोर्ड पे। एंट्रेंस के टाइम पे बोर्ड पे लिखते तो मैं लिखने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए बोर्ड पे कम ही लिखता हूँ मैं। चलो तो चलिए पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, मिक्सचर। हाँ, तो पहले हेडिंग डालो, मिक्सचर से स्टार्ट करेंगे। टेक ए हेडिंग ऑफ मिक्सचर। बेसिक केमिस्ट्री तो आपको पता होनी चाहिए, मिक्सचर्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स, ये तो आपको पहले से पता होगा, बट थोड़ा बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। बनाइए मिक्सचर। मिक्सचर सबको पता ही है, होमोजीनियस। 2 टाइप के मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर बेसिकली क्या होता है, 2 टाइप के होते हैं। मिक्सचर अगर आप देखेंगे, इफ यू विल क्लासिफाइड, इट इज़ क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और एक होता है हेटेरोजीनियस एक मिक्सचर होता है, ठीक है। एक मिक्सचर होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होता है तुम्हारा हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर मतलब क्या, व्हेन द 2 और मोर सब्सटेंस, 2 और ज़्यादा सब्सटेंस जब क्या करते हैं तो मिक्स करते हैं, तो जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बनता है, या बोलते हैं जो रिजल्टेंट आपको जो कंपाउंड आता है उसको हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा मिक्सचर बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है कि जहाँ पे एक ही फेस रहेगा, क्या रहेगा, यूनिफॉर्म फेस। बेस्ट एग्जाम्पल है शुगर प्लस वाटर, क्या, शुगर प्लस वाटर, या सॉल्ट प्लस वाटर, क्या बोल सकते हैं आप, सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर या सॉल्ट प्लस वाटर। अगर आपने पानी लिया, मान लीजिए पानी लिया, ये पानी है और उसमें शुगर मॉलिक्यूल डाली है और उसको स्टर किया, तो कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे, आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश वाटर में। ये हम बता नहीं पाएंगे कि अरे भाई हाँ यहाँ पे शुगर है, यहाँ पे वाटर है, ऐसा बता नहीं पाएंगे, क्योंकि वो क्या दिखेगा, एक ही लेयर दिखेगा। क्या दिखेगा, सेम लेयर दिखेगा। समझे मेरी बात को। तो ये आपका क्या बनेगा, होमोजीनियस आपका मिक्सचर बनेगा। तो सोल्यूशन भी क्या है, तुम्हारा होमोजीनियस मिक्सचर है। सोल्यूशन भी क्या है, तुम्हारा होमोजीनियस मिक्सचर ही है, क्योंकि सोल्यूशन जब आप ये सॉल्ट इन वाटर तुम्हारा सोल्यूशन ही हुआ, सॉल्ट इन वाटर या शुगर इन वाटर ये सोल्यूशन ही हुआ। जब आप इसको एक बार स्टर करके बना दोगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि एक ही लेयर, यूनिफॉर्म लेयर दिखेगी। हेटेरोजीनियस में क्या होता है, मोर देन 2 लेयर्स आपको दिखेगी। मतलब जैसे सैंड इन वाटर का एग्जांपल हो, क्या, सैंड इन वाटर। हाँ, सैंड इन वाटर का अगर आपने एग्जांपल लिया, ये पानी है,
और इसमें आपने सैंड डाला, रेती है, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, सैंड अलग दिखेगा और वाटर क्या दिखेगा, अलग दिखेगा, ठीक है। वैसे ऑयल इन वाटर भी 2 लेयर अलग दिखती है, और ऑयल इन वाटर इज एग्जाम्पल इमल्शन, क्या एग्जाम्पल है, इज एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन, वहाँ पे इमल्शन जैसा लेयर दिखता है। इमल्शन में बात करूँगा सरफेस केमिस्ट्री में डिटेल में, ठीक है, यहाँ पर तो नहीं, बट विल डिस्कस दैट इन सरफेस केमिस्ट्री। गेटिंग इट, समझा? सो राइट डाउन, सब लोग मेरे साथ लिखेंगे और थोड़ा सा अपना स्पीड रखेंगे लिखने में, ठीक है। सो मिक्सचर में लिखो, मिक्सचर के बारे में लिखो, क्या है मिक्सचर, क्या है, इट इज़ फॉर्म बाय मिक्सिंग 2 और मोर सब्सटेंस, इट इज़ फॉर्म बाय मिक्सिंग 2 और मोर सब्सटेंस, 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को अगर हम मिक्स कर देंगे तो ये फॉर्म होता है। उसके बाद मिक्सचर के 2 टाइप है, करवा दीजिए, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ट्री डायग्राम बना के आप बना सकते हैं ऐसे, मिक्सचर ऑफ 2 टाइप, एक होमोजेनियस मिक्सचर और एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर में आप क्या लिख सकते हैं, लिखिए, द मिक्सचर in which 2 substances are completely soluble, the mixture in which the 2 substances are completely soluble, mixture in which the 2 substances are completely soluble and there is only single phase, and there is only a single phase is seen externally through naked eyes. There is only a single phase is seen, there is only a single phase is seen through externally, इन ब्रैकेट में नेकेड आइज, जब आप अपने आंखों से देखोगे तो आपको एक ही सोल्यूशन दिखेगा, थ्रू द नेकेड आइज। एग्जाम्पल लिखिए, शुगर इन वाटर एंड सॉल्ट इन वाटर का एग्जाम्पल, शुगर प्लस वाटर एंड सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर एंड सॉल्ट प्लस वाटर एट एन हेटेरोजेनियस। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है होमोजेनियस में कि सिमिलर कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। एक होमोजेनियस में एक और पॉइंट लिखो कि कंपोजिशन सेम होता है, सिमिलर कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। मिक्सचर का कंपोजिशन हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा तुम्हारा, सेम। मतलब अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो ये ए पॉइंट दिखाइए, बी पॉइंट और सी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर आप मिक्सचर का कंपोजिशन लेंगे तो आपको उतना ही मिलेगा। एग्जाम्पल ये कैसे ध्यान रखना है कि अगर आपने शुगर, देखो सुनो अभी, आपने एक पानी का गिलास लिया, उसमें 2 स्पून शुगर डाला, उसको स्टर कर दिया, तो जब आप पियोगे ना उसको तो आपको यूनिफॉर्म स्वीटनेस मिलेगा। क्या आप पहले पानी बहुत ज़्यादा स्वीट था, बाद में पानी कम स्वीट हुआ, ऐसा होगा क्या? यू विल गेट यूनिफॉर्म स्वीटनेस। आर गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब क्या है, कंपोजिशन क्या है तुम्हारा, यूनिफॉर्म है, अदरवाइज कैसे मिलता, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है ना। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपका यहाँ पे सिमिलर क्या होता है, कंपोजिशन होता है। एग्जाम्पल लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। नाउ हेटेरोजेनियस मिक्सचर में लिखो, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, it is a mixture of 2 or more substance, it is a mixture of 2 or more substance, it is a mixture of 2 or more substance having 2 or more substance having different phases when seen externally through naked eyes, when seen externally through a naked eyes, when seen externally through a naked eyes, नेक्स्ट पॉइंट भी लिखो, कंपोजिशन वेरीज। यहाँ पे कंपोजिशन हर एक पॉइंट पे क्या होगा, अलग अलग होगा। सो कंपोजिशन वेरीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मोर देन वन फेस, more than one phase, more than one phase, more than one phase। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल में किए सैंड इन वाटर, एग्जाम्पल क्या है, सैंड इन वाटर, ठीक है, सैंड इन वाटर। तो यहाँ पर सबको क्लैरिटी आ गई, व्हाट इज मिक्सचर। हाँ, सो टेक हेडिंग, सेंट्रल हेडिंग ऑफ सोल्यूशन, टेक ए सेंट्रल हेडिंग ऑफ सोल्यूशन, बीच में लिखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हम डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला कि सोल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। तो लिखो सोल्यूशन में
इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, सॉल्यूशन में लिखो इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, it is a homogeneous mixture of two or more substance, it is a homogeneous mixture of two or more substance whose composition can be varied, whose composition can be varied up to certain limit. It is a homogeneous mixture of two or more substance whose composition can vary up to certain limit. कुछ लिमिट तक इसका कंपोजिशन वेरी कर सकता है. सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड करो, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. डिवाइड दैट इन टू पार्ट. सॉल्यूशन ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, एक सोल्यूट होगा दूसरा सॉल्वेंट होगा. एक सोल्यूट होगा एंड दूसरा आएगा सॉल्वेंट. ओके, सो नाउ राइट डाउन सोल्यूट क्या होता है. देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब मैंने आपको एग्जांपल बताया शुगर इन वाटर का, उसमें शुगर का प्रोपोर्शन क्या था, पानी में कम होगा ना. आप एक गिलास शुगर और 2 स्पून वाटर लोगे, ऐसा करोगे क्या? रिवर्स होगा ना भाई. हाँ, ऑब्वियस बात है, 2 स्पून शुगर एंड 1 गिलास वाटर होगा ना, तो ऑब्वियस बात है जो वाटर का प्रोपोर्शन होगा वो ज़्यादा होगा और जो सोल्यूट का प्रोपोर्शन क्या रहेगा तुम्हारा, कम होगा. समझे ना मेरी बात को. तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सोल्यूट होता है उसका प्रोपोर्शन क्या होता है तुम्हारे सॉल्यूशन में, कम होता है, जबकि जो सॉल्वेंट होता है उसका प्रोपोर्शन क्या होता है, ज़्यादा. तो शुगर इन वाटर में वाटर इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट एंड शुगर इज एक्टिंग एज अ सोल्यूट. समझ रहे मेरी बात को. सो राइट डाउन सोल्यूट में लिखो. सोल्यूट में इट इज प्रेजेंट इन लेस प्रोपोर्शन. कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट, तो क्या लिखा, इट इज प्रेजेंट लिखा गया. हाँ ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन लेस प्रोपोर्शन. It is present in less proportion. It is present in less proportion in a solution. It is present in less proportion in a solution. ठीक है. एग्जाम्पल शुगर इन वाटर. एग्जाम्पल शुगर इन वाटर, उसमें शुगर लिखो सोल्यूट है और वाटर लिखो सॉल्वेंट है. एग्जाम्पल शुगर इन वाटर, शुगर को एरो करके बोलो ये सोल्यूट है एंड वाटर को एरो करके बोलो ये सॉल्वेंट है. शुगर इन वाटर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सॉल्वेंट में. द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन मोर प्रपोर्शन, अ कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन अ मोर प्रपोर्शन in a solution, the component which is present in a more proportion in a solution, the component which is present in a more proportion in a solution is called as solvent. Is called as solvent. उसके नीचे एक पॉइंट लिख लो, नोट लिखो उसके नीचे, मतलब कंबाइन नोट लिखो सोल्यूट और सॉल्वेंट का. नोट कंबाइन में लिखना है, नोट. ठीक है. क्या नोट पॉइंट लिखना है यहाँ पे, देखिए ये मिस कर देता हूँ मैं. सो पहला पॉइंट यहाँ पे नोट में क्या है कि सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है हमारा, सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. क्या होगा, विल बी इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा. ये सोल्यूशन बनाएगा आपका. और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपका वाटर क्या है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट. ठीक है ना. तो लिखो सोल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सोल्यूशन बराबर है आपके सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. एंड नेक्स्ट नोट पॉइंट भी लिखो, वाटर एक्ट एज अ यूनिवर्सल, water act as a universal solvent, water act as a universal solvent as it dissolve, water act as a universal solvent as it dissolve majority of the chemicals, as it dissolve majority of chemicals, as it dissolved majority of chemicals into it. Now next हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन.
ठीक है, छोटा सा हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को कैसे क्लासिफाई किया, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट पे आपको हेडिंग डालना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन आप समझिए, एक आप यहाँ पे बना सकते हैं, एक आपने बनाए यहाँ पे आप यहाँ पे टेबल बनाइए नंबर ऑफ कंपोनेंट का, नंबर ऑफ कंपोनेंट का और सॉल्यूशन टाइप, ये दो टेबल बनाइए, मतलब दो कॉलम बनाइए, नंबर ऑफ कंपोनेंट एंड सॉल्यूशन टाइप, ऐसे करके, ठीक है, नंबर ऑफ कंपोनेंट एंड सॉल्यूशन टाइप ना। उसमें पहले अगर एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हुआ, क्या हुआ, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, मतलब शुगर इन वाटर वाला कंसेप्ट, ठीक है, शुगर क्या है, एक सॉल्यूट है और वाटर भी क्या है, एक ही सॉल्वेंट। तो ऐसे टाइप के सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, बाइनरी। और इसमें कितने कंपोनेंट हुए, दो, तो क्या सॉल्यूशन क्या हुआ, बाइनरी सॉल्यूशन, समझे ना। और मान लीजिए आपके पास एक सॉल्वेंट है, याद रखना सॉल्वेंट एक ही होता है, ये ध्यान रखो, हाँ, सॉल्वेंट क्या होता है, एक ही होता है, और सोल्यूट आपने बढ़ा दिया। मान लो आपने क्या किया, सॉल्ट भी डाल दिया और शुगर भी डाल दिया, तो कितने कंपोनेंट हो गए, तीन, सॉल्ट भी डाल दिया, शुगर भी डाल दिया, और हाँ पानी भी है उसमें, तो इस क्या हो गया, 3 हो गए। तो ये टर्नरी सोल्यूशन है, क्या हो जाए, टर्नरी सोल्यूशन होता है ये। उसके बाद आपको मान लीजिए आपने ये डालने के बाद मान लीजिए कुछ और एक्सटर्नली ग्लूकोज भी डाल दिया, चलो किसी को ग्लूकोज नींबू का पानी दे दिया, तो अगर मान लो सॉल्ट भी डाल दिया, शुगर भी डाल दिया, उसमें आपका वाटर भी है और थोड़ा ग्लूकोज भी डाल दिया आपने, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, 4 कंपोनेंट हो गए। कितने कंपोनेंट हो गए, 4, तो क्वाटरनरी, क्या हो गया, क्वार्टर। ऐसे सो ऑन हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारा डिवाइड कर सकते हैं, समझे ना। तो ये बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, बेस्ड ऑन द क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। सो ड्रॉ दिस, चलो ड्रॉ करो फटाफट, चलिए बनाइए फटाफट। सॉल्वेंट एक ही रहता है बस सॉल्यूशन। जल्दी देखिए, हो गया। नेक्स्ट नोट लिखिए, आई विल नोट फॉर n नंबर ऑफ कंपोनेंट, नोट फॉर n नंबर ऑफ कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन, for n number of component in a solution, n minus 1 will be solute, and n minus 1 will be solute and n minus 1 will be solute and 1 will be solvent, n minus 1 will be solute and 1 will be solvent। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि अगर मान लो n कंपोनेंट है, उसमें सिर्फ एक ही क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और रिमेनिंग क्या होंगे, n माइनस 1 जितने वो सारे क्या होंगे, सॉल्यूट होंगे, समझे ना। ना अब ये जो दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन में बता रहा हूँ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके क्वेश्चन इतने रिपीटेटिव पूछे गए एग्जाम में कि वो आपके बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, बेसिक MCQ में से लेकर IIT तक आता है, ठीक है। तो ये तो एक हो गया, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट वी हैव क्लासिफाइड अ सॉल्यूशन। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन स्टेट्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन किसके हिसाब से करेंगे आप, स्टेट के हिसाब से, क्या सॉलिड है या लिक्विड है या गैसेस है, किसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, चार्ट बनाएंगे, वापस कॉलम बनाएंगे, ऐसे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बनाइए मेरे साथ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसके लिए मैं ज़्यादा स्पेस नहीं लगेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए भी ज़्यादा स्पेस नहीं लगेगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के लिए बस आपको सबसे ज़्यादा स्पेस लगाना है किसमें, एग्जाम्पल में ज़्यादा स्पेस लगेगा।
तो ज़्यादा से ज़्यादा जगह यहीं पे छोड़ें, ठीक है। 4 कॉलम बनेंगे, सब लोग बनाएं फटाफट। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड कंसर्न एग्जांपल्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड एग्जांपल्स, ठीक है भाई। अब देखो उसमें पहला टाइप का जो सोल्यूशन है गैसेस सोल्यूशन, हाँ बनाया ना तुम लोगों ने सोल्यूशन में। अब गैसेस सोल्यूशन, आप समझिए टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में क्या लिखना है, गैसेस सोल्यूशन। यहाँ तक सबने बना लिया ना। अब गैसेस सोल्यूशन में क्या हो सकता है, सॉल्यूट मतलब गैसेस सोल्यूशन है तो सॉल्वेंट हर बार क्या होगा, गैस ही रहेगा, कोई तो क्या रहेगा, गैस ही रहेगा, ठीक है। हाँ अब मैं चेंज क्या करूँगा, सॉल्यूट चेंज कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, सॉल्यूट चेंज कर सकता हूँ। अब सॉल्यूट में पहले क्या ले रहा हूँ मैं, गैस इन गैस वाला मिक्सचर। सॉल्यूट भी गैस है एंड सॉल्वेंट भी क्या है, गैस। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसका मिक्सचर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना। तो आप पहले लिखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, गैस सॉल्यूशन में सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है। एग्जांपल में लिखिए मिक्सचर ऑफ, लिखिए बनाइए मेरे साथ ही बनाइए, उसमें मिक्सचर ऑफ, उसमें एग्जांपल में लिखिए मिक्सचर ऑफ, एग्जांपल में लिखिए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, N2NO2, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब सॉल्यूट में लिक्विड ले लीजिए, अब सॉल्यूट में क्या ले लीजिए, लिक्विड, और सॉल्वेंट में पहले से ही क्या है हमारा, गैस। तो लिक्विड इन गैस वाला जो मिक्सचर है वो है क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन, क्या है ये, एग्जांपल लिखिए क्या है, क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन, ठीक है, क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन, ठीक है, समझा। नाउ अब उसके बाद नेक्स्ट आप डालिए थर्ड, सॉलिड इन गैस। थर्ड क्या है, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस। यहाँ पे क्या एग्जांपल था, क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन N2, ठीक है। अब सॉलिड इन गैस में क्या लिखो एग्जांपल, कैम्फर इन N2 गैस, कैम्फर, कौन सा, कैम्फर इन N2 गैस। यहाँ पे क्या है, कैम्फर इन N2 गैस। यहाँ पे था क्लोरोफॉर्म इन N2 गैस, और यहाँ पे था N2NO2 का मिक्सचर, समझे क्या, ठीक है। हाँ ये मैंने बताया था तुम लोगों को। हाँ तो गैस इन गैस N2NO2 मिक्सचर, लिक्विड इन गैस क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, एंड सॉलिड इन गैस कैम्फर इन N2 गैस, समझे ना। ये कौन सा सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, ये कौन सा सोल्यूशन है मेरा, टाइप ऑफ सोल्यूशन में कौन सा है, गैसेस सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन है ये, गैसेस सोल्यूशन के बारे में बात हो रही है, ये गैसेस सोल्यूशन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। गैसेस सोल्यूशन हो गया, अभी आप सबको समझा। नाउ अब आपका लिक्विड सोल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट को जो बोलते हैं वही उसका solution। हाँ ऑब्वियस बात। अब क्या आएगा, लिक्विड सोल्यूशन, क्या आएगा, लिक्विड सोल्यूशन। सो ये सॉल्वेंट क्या रहेगा तुम्हारा, लिक्विड ही रहेगा, क्या रहेगा, लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड। नाउ अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब गैस इन लिक्विड, पहले क्या है, गैस इन लिक्विड। बेस्ट एग्जांपल इसका क्या, ऑक्सीजन इन वाटर, क्या, ऑक्सीजन इन वाटर, समझे ना। वैसा आप कोई भी गैस बोल सकते हैं, नाइट्रोजन या जो भी गैसेस बोलना है, पर बेस्ट क्या है, लाइफ सेविंग ऑक्सीजन इन वाटर है। उसके बाद लिक्विड इन लिक्विड, अल्कोहल इन वाटर का एग्जांपल, इंडिया में यही तो चल रहा है, नहीं बोल सकता हूँ मैं, नहीं, अल्कोहल इन वाटर, लिक्विड इन लिक्विड है ना, ठीक है। उसके बाद सॉलिड इन लिक्विड, बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है सॉलिड इन लिक्विड का, शुगर इन वाटर। शुगर क्या है तुम्हारा, सॉलिड है, वाटर है तो लिक्विड है, शुगर इन वाटर, ये बोल सकता हूँ मैं, समझो मेरी बात को। तो ये बनेगा आपका, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार फ्रिक्वेंट है ये, तो लिखिए फटाफट।
हो गया, डन इट। नाउ सी हियर फर्दर पॉइंट, ये कर दो मैं रेस, ये सबको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है ना? चलिए ठीक। नाउ सी, आगे का ध्यान दो। अब यहाँ पे इसके आगे का हम देखेंगे, अभी कितना सोल्यूशन हो गया, लिक्विड सोल्यूशन तक हो गया ना, अब सॉलिड सोल्यूशन हो गया तुम्हारा, सॉलिड सोल्यूशन। ठीक है भाई साहब, पेन बुक और सब अच्छे से रखो, 10 बार फेंकोगे ना फिर मैंने कान के नीचे बजाने फिर। अब ध्यान दो, सॉलिड सोल्यूशन। नाउ इन सॉलिड सोल्यूशन देखो, सोल्यूट जो सॉल्वेंट होगा वो तो क्या होगा, सॉलिड होगा। सॉल्वेंट के कॉलम में सॉलिड सॉलिड लिख देंगे हम। अब सोल्यूट में क्या होगा, गैस इन सॉलिड। मान लो पहले क्या कंडीशन ले रहे हैं, गैस इन सॉलिड। तो गैस इन सॉलिड बहुत फेमस है ये, सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ये पीडी जो प्लेटिनियम पैलेडियम कैटेगरी याद आ रहा है, हाइड्रोजनेशन के लिए जो यूज़ करते हैं, ये बहुत फेमस है। तो H2 गैस इन PT पब्लिक PD, प्लेटिनियम एंड पैलेडियम। ठीक है ना, ये आपका बेस्ट है। उसके बाद लिक्विड इन सॉलिड, पहले ध्यान दीजिए, बाद में लिखने के लिए टाइम दूंगा। लिक्विड इन सॉलिड, अब लिक्विड इन सॉलिड का अगर आपको टाइप लेना है, ठीक है, तो अगर आपका लिक्विड है और सॉलिड के लिए अगर आपको बनाना है तो ये अमलगम इज बेस्ट एग्जांपल। मर्क्यूरी क्या हो गया है, मर्क्यूरी। ये बहुत बार पूछा गया, ये वाला टाइप बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अमलगम कौन सा टाइप का मिक्सचर है, कौन सा टाइप का सोल्यूशन है, तो ये लिक्विड इन सॉलिड का टाइप है। ठीक है ना, सो अमलगम ऑफ मर्क्यूरी, अमलगम, सिर्फ गोल्ड को एलॉय, हाँ गोल्ड को मेल्ट करते हैं। अमलगम तब आता है जब कोई भी एक अलॉय में कोई भी एक कंपोनेंट मर्क्यूरी हो, गोल्ड नहीं, समझे ना? हाँ, अमलगम ऑफ मर्क्यूरी ऑफ एन विद एन ऑफ मर्क्यूरी विद एन। ठीक है, Na जो आपका है सोडियम है, सोडियम आपका मेटल है तो सॉलिड में रहता है। अमलगम मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर भैया होता है, लिक्विड होता है। नाउ सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड इज बेस्ट एग्जांपल, अलॉयज का एग्जांपल है सब सारे। सॉलिड इन सॉलिड के लिए बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, अलॉय होता है। जैसे कॉपर का डिजोल्व कर दिया, कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड इन Au, या आप ब्रास ब्रॉन्ज जो भी कंसेप्ट है, ये सारे किसके हैं, सॉलिड इन सॉलिड। इसके एग्जांपल है सॉलिड। तो जितने भी अलॉयज होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, सॉलिड इन सॉलिड के टाइप होते हैं। क्या होते हैं, सॉलिड इन सॉलिड। समझे ना, आया ना? चलो बनाओ। तो ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्या था, स्टेट्स ऑफ मैटर था। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन किसके बेस पे था, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो लिख लो अगर हेडिंग किसने नहीं लिखी है तो दिस वाज द क्लासिफिकेशन। ये पूरा जो क्लासिफिकेशन हमने किया, पहले वाला क्लासिफिकेशन किसके था, नंबर ऑफ कंपोनेंट के हिसाब से था, जिसमें बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी बताया मैंने। ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर था कि आपका कंपोनेंट्स कौन से स्टेट्स में हैं। तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर के हिसाब से क्लासिफिकेशन होगी तुम्हारी, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, कुछ पल्ले बढ़ रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, स्टेट ऑफ मैटर के हिसाब से अगर क्लासिफिकेशन हो गया, सबने लिख दिया है ना? नहीं लिखा तो लिखो, जल्दी लिखो, और टाइम दे रहा हूँ लिखने का तो अभी लिख लो। ऑनलाइन में जो भी बच्चे हैं वो भी अभी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा वो है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का। ठीक है, नाउ अब आप लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन में ना 3 टाइप में क्लासिफाई किए हैं, कंप्लीटली मिसिबल, पार्शियली एंड कंप्लीटली।
तीन टाइप आता है यहाँ पे, कंप्लीटली मिसिबल, मिसिबल, पार्शियली मिसिबल है, एंड इनकम्प्लीटली मिसिबल आप बोल सकते हैं यहाँ पे, या इमिसिबल बोल सकते हैं आप, ये इमिसिबल, ठीक है। सो ध्यान दीजिए कि ऐसे लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन के तीन टाइप है, ठीक है। कंप्लीटली मिसिबल मतलब पूरा ही मिक्स हो गया, पूरा ही क्या हो गया, मिक्स हो गया। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, लाइक डिजोल्व इन लाइक वाला HCl इन वाटर, या लाइक डिजोल्व इन लाइक वाला क्या आ सकता है, देखो यहाँ पे कंप्लीट डिजोल्व कब होता है, लाइक डिजोल्व इन लाइक। ये वाली भी एक गणित है, मैं आपको ये समझाता हूँ। लाइक डिजोल्व इन लाइक, इसका मतलब क्या होता है, पोलर सोल्यूट विल डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सोल्यूट विल डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो पोलर में पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में ही आएगा, पोलर सोल्यूट इसमें डिजोल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होगा। और सिमिलरली आपका जो नॉन पोलर सोल्यूट है, जो दूसरा क्या है, नॉन पोलर सोल्यूट है, वो आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होगा। जैसे वाटर एक्ट एज ए पोलर सोल्यूट, वाटर एक्ट एज ए पोलर सोल्यूट, तो इसमें अच्छा डिजोल्यूशन उसका हो सकता है जो पोलर आपका सोल्यूट, मतलब वाटर एक्ट एज ए पोलर सॉल्वेंट, पोलर सोल्यूट इसमें अच्छा डिजोल्व होगा। पोलर सोल्यूट मतलब HCl, शुगर, NaCl, वही हो सकता है। पर ऑक्सीजन क्या है, नॉन पोलर है, ऑक्सीजन क्या है, एंड वाटर क्या है, तो इसलिए वो क्या है, ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होता है, तो वो क्या आता है, पार्शियली मिसिबल में आता है। क्या आता है, पार्शियली मिसिबल में आता है। जबकि अगर आप एग्जांपल लेंगे ऑक्सीजन का, और यू टेक एग्जांपल ऑफ ईथर या अल्कोहल, अल्कोहल ईथर भी क्या है, नॉन पोलर है, अल्कोहल और ईथर भी क्या है, नॉन पोलर, ऑक्सीजन भी क्या है, नॉन पोलर, पर वहाँ पे क्या होगा, कंप्लीटली सोल्यूबल, समझे ना। तो दिस सोल्यूबिलिटी इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लिक्विड दैट यू चूज, ठीक है, या बेस्ड ऑन टाइप ऑफ द सॉल्वेंट दैट यू हैव, बेस्ड ऑन दैट सोल्यूबिलिटी क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। और इमिसिबल मतलब क्या, इमल्शन वाले टाइप, क्या इमल्शन, ऑयल इन वाटर वाला, दोनों लेयर क्या लिखेगा, अलग अलग, दोनों लेयर क्या लिखेगा, अलग अलग। अरे समझ रहे मेरी बात को। सो इसके हिसाब से क्लासीफाई किया है, लिखो कंप्लीटली मिसिबल में लाइक डिजोल्व इन लाइक, पोलर सोल्यूट इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सोल्यूट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखेंगे HCl इन वाटर, चलिए जल्दी। एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख सकते हैं ऑयल प्लस वाटर, और ये क्या बना देता है, इमल्शन। ये क्या बना देता है, इमल्शन, याद रखना। व्हाट इज इमल्शन, व्हेन टू इमिसिबल लिक्विड मिक्स टू ईच अदर, द रिजल्टेंट सोल्यूशन इज कॉल्ड इमल्शन, ठीक है। दो इमिसिबल लिक्विड अगर एक साथ अगर आ जाते हैं तो रिजल्टेंट सोल्यूशन बन जाता है इमल्शन। लिख लो फटाफट। कुछ पल्ले पड़ रहा है, समझ पा रहे हो ना, जल्दी करो। डन, सबका हो गया, बड़े आगे। इमल्शन में लिखो, इमल्शन में पॉइंट लिखो, इट इज फॉर्म व्हेन टू, इट इज फॉर्म बाय व्हेन टू इमिसिबल लिक्विड मिक्स टू ईच अदर, इट इज फॉर्म व्हेन टू इमिसिबल लिक्विड, व्हेन टू इमिसिबल लिक्विड mixed to each other, it is formed when two immiscible liquid mixed to each other, it is formed when two immiscible liquid mixed to each other, ठीक है भाई, हो गया। नेक्स्ट सेंट्रल हेडिंग डालो, एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ये हो गया, क्लासिफिकेशन पूरा हो गया सोल्यूशन का, ठीक है। इस हिसाब से क्लासिफाई किया जाए सोल्यूशन। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन।
expressing the concentration of solution. Expressing the concentration of solution. Concentration of a solution. Expressing the concentration of solution. ठीक है. अब यार लॉट ऑफ मेथड, ये मैंने सम बेसिक कॉन्सेप्ट में भी बताए हैं. अभी यहाँ पे एक बार वापस रिवाइज करवा रहा हूँ. ठीक है, आपको ये अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज अभी तक आपको ये पता होना चाहिए कि मोल्स कैसे निकालते हैं, अच्छे से सबको पता होना चाहिए. ठीक है, मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं, ये सबको अच्छे से पता होना चाहिए. यू मस्ट बी अवेयर ऑफ एटॉमिक मास नंबर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द स्पीशीज दैट आर कॉमनली यूज्ड, लाइक हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर. ठीक है, इनके बारे में तो कम से कम पता होना ही चाहिए. यू मस्ट बी अवेयर ऑफ एवरेज एटॉमिक मास. बताया ना मैंने सारे, दिस इज डन इन एवरेज. ये सारे सम बेसिक कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, समझे ना. हाँ, नाउ सो मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, कितने सॉलिड पार्टिकल एक यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट है ना, वही क्या रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन. जितना ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल एक यूनिट वॉल्यूम में होंगे उतना ज़्यादा वो सॉल्यूशन में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा. और जितने कम होंगे उतना इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा. मतलब उसको बोलते हैं डाइल्यूशन. उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन. डाइल्यूट करना मतलब क्या, ज़्यादा पानी है. डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, हाउ यू एक्सप्रेस द डाइल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल ज़्यादा है पर यूनिट वॉल्यूम. इसका मतलब क्या है, डाइल्यूट है. समझे ना. सो यू कैन राइट डाउन देयर व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन. इट इज़ नथिंग बट it is defined as it is defined as number of the solid particle present per unit volume. It is defined as number of the solid particle present per unit volume. It is defined as number of the solid particle present per unit volume of the solution. Number of the solid particle present per unit volume of the solution. Per unit volume of the solution. Number of the solid particle present per unit volume of the solution is called as, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, is called as concentration. Okay. Now next is your, और उसमें ये लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, more is number of solid particle present in unit volume, more will be the concentration. More will be the number of solid particle present in a unit volume. More will be the number of solid particle present. More will be the number of solid particle present in unit volume. More will be the number of solid particle present in unit volume. More will be the concentration. ठीक है, more will be the solid particle present in unit volume, more will be the concentration. Getting it? Next, dilution. Dilution क्या होता है, dilution और concentration उल्टा लिखो. पहले ऐसे लिखो, dilution is reverse of concentration. समझे ना. dilution मतलब क्या करना है, बाहर से क्या कर रहे हो तुम, आप सॉल्वेंट इंक्रीज करवा रहे हो. क्या करवा रहे हो, सॉल्वेंट इंक्रीज कर रहे हो. डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कैसे, एक प्रैक्टिकल अप्रोच कैसी है, मैंने बताया होगा आपको कि अगर मान लो मैंने एक गिलास पानी लिया, उसमें 2 चम्मच क्या शुगर डाले, 2 चम्मच क्या डाले, शुगर डाले. अब मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर से पानी बढ़ाते जा रहा हूँ. एक गिलास का मैंने एक और गिलास डाल दिया, इसमें 2 गिलास डाल दिया, फिर 3 गिलास डाल दिया. तो धीरे 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 क्या होगा, जो स्वीटनेस होगा ना वो पानी का, वो थोड़ा कम हो जाएगा. तो उसी को क्या बोलते हैं, तुम्हारा डाइल्यूशन. सो डाइल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल कॉन्सेंट्रेशन लिखो. ठीक है, और उसके नीचे लिखो डाइल्यूशन का क्या है. इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट present. It is defined as the number of moles of solvent present per unit. It is defined as number of moles of the solvent present per unit volume. Number of moles of solvent present per unit volume of a solution. Number of moles of solvent present per unit volume of a solution. कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो रहता है. ठीक है, वी गॉट इट. नेक्स्ट पॉइंट,
अब आपको मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में पहला मेथड लिखो मोल फ्रैक्शन। फर्स्ट मेथड क्या है यहाँ पे अभी, मोल फ्रैक्शन आएगी। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन में फर्स्ट मेथड ए मेथड करके लिखिए आप यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स रिप्रेजेंट या मोल फ्रैक्शन, ठीक है। नाउ सी हियर यू वांट टू फाइंड अ मोल फ्रैक्शन। पहले यहाँ पे समझ लें, मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मेरे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसमें दो कंपोनेंट है, ठीक है। एक आपका ए कंपोनेंट है रिप्रेजेंटिंग सोल्यूट, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सोल्यूट, और जो बी कंपोनेंट है ये क्या है तुम्हारा, बी कंपोनेंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, तुम्हारी सॉल्वेंट है। करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या है, Na, एंड करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या है, Nb। करस्पॉन्डिंग मोल फ्रैक्शन इसका है Xa, एंड करस्पॉन्डिंग मोल फ्रैक्शन इसका क्या है, Xb। समझे ना, वेरी माय पॉइंट। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे पता करना है कि मोल फ्रैक्शन कितने हैं। फ्रैक्शन समझते हो ना, ए का पार्ट कितना प्रेजेंट है टोटल सोल्यूशन में, फ्रैक्शन इज दैट पॉइंट। व्हाट इज फ्रैक्शन, मतलब सोल्यूट कितना प्रेजेंट है टोटल सोल्यूशन में, दैट विल बी अ फ्रैक्शन। समझे ना, फ्रैक्शन में क्या लेते हैं, टोटल लेते हैं, तो टोटल क्या होता है सोल्यूशन में, सोल्यूशन ही टोटल रहता है ना, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। समझे ना, तो अगर मुझे एक्स कोई निकालने का बोलेगा तो मैं क्या बोलूँगा, ये Na अपॉन Na प्लस Nb है, क्योंकि क्या होगा तुम्हारा, अगर मोल फ्रैक्शन, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, ए क्या है तुम्हारा सोल्यूट का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या आएंगे, ऊपर आएंगे, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। ये क्या है, Na सोल्यूट है और Nb क्या है, सॉल्वेंट, तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट करके क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। वैसे अगर कोई एक्स भी निकालने के बोलेंगे तो क्या होगा, ये Nb अपॉन Na प्लस Nb, समझे ना। तो ये आपका क्या होगा, एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो ये मोल फ्रैक्शन क्या है, सॉल्वेंट का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे Xa प्लस Xb, तो इसका आंसर कितना आएगा तुम्हारा 1। कितना आंसर आएगा तुम्हारा 1, ठीक है। क्या कर लो ऐड मैथमेटिकली, Xa प्लस Xb बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा, अगर बेस सेम है तो इसको कैलकुलेशन करके दिखाने भी है, तो ये Na अपॉन Na प्लस Nb, और ये क्या होगा, ये Xa हो गया प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb, समझे ना, मैं ये Xb हो गया, तो ये Xa प्लस Xb मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ये Na प्लस Nb, ठीक है, बेस सेम है ना, तो ये न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, और ये भी क्या होगा, Na प्लस Nb, दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, दोनों कैंसिल होकर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा ना, क्योंकि टोटल जो आएगा मोल फ्रैक्शन वो तो आना चाहिए 100%, क्या आना चाहिए 100%, और 100% मतलब फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा 1 होता है। समझे मेरी बात को, अगर आपको उसको समझने भी है तो आप ऐसा इसको मैथमेटिकली करवा सकते हो। क्लियरिटी आई, लिखो, राइट डाउन दिस फास्ट। ये किसके लिए मैंने बताया, दिस इज फॉर बाइनरी सोल्यूशन, दिस इज फॉर बाइनरी सोल्यूशन, मतलब दो कंपोनेंट है ना, किसके लिए बताया, बाइनरी सोल्यूशन, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट था। डू इट फास्ट। हो गया, डन। नाउ नेक्स्ट, अगर मान लो कोई भी सॉल्यूशन है, ये तो बाइनरी सॉल्यूशन है, अगर टर्नरी है, क्वाटर्नरी है, या पेंटेनरी है, या एन नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो उसके पास क्या होगा, जनरली अगर क्या होगा, आपको पता है सोल्यूट तो एक ही होगा, सॉल्वेंट तो एक ही होगा, एन नंबर ऑफ क्या होंगे, सोल्यूट होंगे। तो मान लीजिए ये कर दूँ मैं रेस हो गया सबका, रोटे जानना। सो मान लीजिए
ऐसा है हमारे पास बहुत सारे सोल्यूशन, बहुत सारे पार्ट हैं, ठीक है। नाउ सी, मान लीजिए मेरे पास फर्स्ट यहाँ पे मेरे पास n नंबर है। इफ़ x1, x2, x3 अप टू xn components ऑफ अ सोल्यूट ये प्रेजेंट है, आर प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन, ठीक है। x1, x2, x3, xn आर द components ऑफ द सोल्यूट दैट आर प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन, ठीक है। अगर मुझे किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ा, आई वॉन्ट फाइंड फॉर x1 व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, व्हाट आई विल डू, आई विल टेक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन एंड एड्स ऑल द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, है कि नहीं, एंड सफिक्स ऑफ n, है कि नहीं। सो x1 विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ i रनिंग फ्रॉम 1 टू n, इट विल बी n ऑफ 1 अपॉन ये आपका क्या आएगा तुम्हारा ni आएगा, समझे ना। हाँ, तो ये ये क्या है तुम्हारा x1, वैसे सिमिलरली x2 भी लिखूंगा मैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर n नंबर ऑफ सोल्यूशन है मेरे पास, तो आई कैन राइट दैट समेशन ऑफ n रनिंग फ्रॉम 1 टू n, i रनिंग फ्रॉम 1 टू n, fi xi शुड बी इक्वल टू 1। मतलब अगर मेरे पास n नंबर ऑफ कंपोनेंट और उनकी फ्रीक्वेंसी और रिपीटेशन कितनी है, 1 या 2 या 3 टाइम है, और xi क्या इसका मोल फ्रैक्शन दिखा रहा है, ये xi क्या है, मोल फ्रैक्शन है। तो x1 का मोल फ्रैक्शन प्लस x2 का मोल फ्रैक्शन प्लस x3 का मोल फ्रैक्शन टोटल इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1। और अगर वो रिपीट भी कर रहा है, अगर क्या कर रहा है, मान लो एक मोल फ्रैक्शन 2 बार भी आ रहा है, तो 2x1 प्लस 2x3 प्लस ये ऐसे भी हो रहा है, इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1। और यही क्वेश्चन IIT में आया था, जैसा तो क्वेश्चन इन IIT 2007 दैट इज आस्क्ड दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो समेशन ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन एंड fi इज द फ्रीक्वेंसी दैट इज रिपीटिंग, दैट शुड बी इक्वल टू 1। और अगर ऐसी बात नहीं है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीटेशन नहीं है, तो यही किस में रिड्यूस होगा, i रनिंग फ्रॉम 1 टू n xi, समेशन ऑफ xi दैट शुड बी इक्वल टू 1, वेयर x रिप्रेजेंट योर मोल फ्रैक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये करेक्ट होना चाहिए या ये करेक्ट बनना चाहिए, ठीक है। टेक इट डाउन। सो अगर किसी भी सोल्यूशन के लिए अगर आपको बोला गया है कोई भी, ठीक है, कोई भी सोल्यूशन के लिए अगर आपको बताया गया है तो यू कैन, हाँ हाँ ये केस है। हो गया, जल्दी लिखिए। और नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते सबको याद है, कितने फॉर्मूले लिखाए थे मैंने उसके, कौन कौन से हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, एवरीबॉडी अवेयर होता है इतना, हाँ वो याद रहना चाहिए सबको, क्योंकि वो नहीं आएगा तो फिर नंबर ऑफ मोल्स नहीं आना तो फिर ज़िंदगी भर लग जाएंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स आ ही नहीं रहे, फिर ऐसा लगेगा। ठीक है, you got it? Now next, percentage by mass, परसेंट बाय मास, ये इरेज कर दूं मैं, हो गया। सो ये बी पार्ट है, पहला मैंने बता दिया, पहला कौन सा था आपका, था मोल फ्रैक्शन फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन। नाउ वी आर गोइंग विद द बी पार्ट, दैट इज परसेंट मास बाय मास।
फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन, ठीक है। सो बी पार्ट है परसेंट मास, परसेंटेज मास, मास बाय परसेंट या परसेंट मास बाय मास, कोई सब लोगों का बोलने का तरीका अलग है, बट बात एक ही होती है, ठीक है। ये होता है परसेंटेज मास, परसेंटेज बाय मास। इसकी रिप्रेजेंटेशन तरीके बहुत सारे लोग अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। कोई आपको देखेंगे परसेंट एम बाई एम यूज़ कर रहे हैं, कोई आप देखेंगे परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मास और वेट यहाँ पे हम सेम ही मानते हैं, क्योंकि अर्थ सरफेस है, जी तो सेम ही होने वाली है, ठीक है। ये मतलब फिजिक्स मत जानना मेरे सामने कि मास और वेट अलग होता है, और ऐसी बात हो जाएगी मेरी बिल्ली और मेरे कोई मियाँ। हाँ, ध्यान लीजिए यहाँ पे परसेंट मास बाय मास का कंसेप्ट क्या होता है। मतलब यहाँ पे एम जो है ना न्यूमरेटर में सोल्यूट होता है, और डिनोमिनेटर में क्या है, सोल्यूशन। मतलब मैं सोल्यूट को भी किस में मेजर करूँगा, मास में, और सोल्यूशन भी किसको मेजर करूँगा, मास में। बहुत बार हम यूज़ करते हैं परसेंट मास बाय वेट, परसेंट मास बाय वेट, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ सकता है। परसेंट मास बाय वेट का मतलब होता है कि सोल्यूट को तो तुमने मास में मेजर किया, और सोल्यूशन क्या ले रहे हो तुम, वेट ले रहे हो, समझे ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के आता है, बच्चा सोच रहा है ये डब्ल्यू कैसे हो गया, मिस प्रिंट है, ये वेट मास होना चाहिए। लेकिन जब लेंगे तो वही रहेगा ना लेंगे तो वही रहेगा, बट वेट आपको दिया जाएगा उस समय कि वेट कितना है, वो तो परसेंट मास बाय वेट, हाँ परसेंट मास बाय वेट बोलेगा वो निकालने के लिए। डिफरेंस दिखेगा ना, जी से मल्टीप्लाई हुआ इसके। फिर नाउ सी है परसेंट मास बाय मास क्या होता है, सिंपल समझो। परसेंट मास बाय मास, परसेंट मास बाय मास ऑफ सोल्यूट क्या होता है, ये होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सोल्यूट का मास डिवाइड बाय सॉल्यूशन का मास जो होता है, ये क्या होता है, परसेंट मास बाय मास होता है, ठीक है। नाउ एक चीज़ समझिए, मास इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। याद रखना, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग ये ध्यान रखने चाहिए कि मास इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। भाई साहब सारे कोई बच्चा ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपको ये ध्यान में है तो बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे बन जाएंगे। मास इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जबकि वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है। समझे कि नहीं समझे। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वाटर क्या होता है, एवोपरेट होता है ना, ऑब्वियस बात उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। समझे ना मेरी बात। तो अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूँ 20% मास बाई मास सोल्यूशन, 20% मास बाई मास ऑफ शुगर, 20% मास बाई मास ऑफ शुगर सोल्यूशन अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब सिंपल ये होता है कि भाई साहब मैं बोल रहा हूँ 20 ग्राम शुगर, 20 ग्राम शुगर 80 ग्राम पानी में, 80 ग्राम ऑफ वाटर में। अरे समझे कि नहीं समझे। सॉल्वेंट अगर मेंशन नहीं किया तो क्या है तुम्हारा, इट शुड बी वाटर। अरे हाँ या ना, इट शुड बी वाटर। तो 20 ग्राम शुगर किस में है, 80 ग्राम ऑफ वाटर में। समझे ना। क्योंकि यहाँ पे गणित क्या है, यहाँ पे गणित ये है कि अगर हम निकालेंगे मास ऑफ सोल्यूशन, क्या होगा तुम्हारा, विल बी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस क्या होगा, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट होगा भाई। हाँ ये एडिटिव है, जबकि वॉल्यूम एडिटिव नहीं होगा। वॉल्यूम क्योंकि क्या रहेगा, तो एम्प्टी स्पेसेस भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये हमेशा इक्वल टू नहीं होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट से, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूशन बोल रहा था। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के बराबर नहीं होता है। समझे मेरी बात को। चलो लिखो। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये चीज़ों पे स्टार याद रखना। ये तुम अपने आलिया भट्ट रणबीर कपूर को भूल जाना, पर ये स्टेटमेंट ना भूलना। ये 4 मार्क का क्वेश्चन इंटर से बनेगा। कि क्वेश्चन एग्जाम में क्या आ रहा है पता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑफ द कंसंट्रेशन एट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और टेम्परेचर डिपेंडेंट। समझे ना, गेटिंग, समझ मेरी बात।
ये बोलते ये एक्यूरेट है और वो एक्यूरेट नहीं है। जल्दी लिखो। चलेगा, क्वेश्चन हो गया। इतना टाइम तो मुझे नहीं लगा लिखने के लिए जितना टाइम तुम लोग लगा रहे हो लिखने के लिए। हाँ, लिख रहे हो, मजाक कर रहे हो? कर रहे हो भाई। मुझे लग रहा है मेरी स्पीड बहुत स्लो है, तुम्हारी स्पीड बहुत फास्ट है। चलिए ध्यान दें यहाँ पे। ये हो गया शांत। नेक्स्ट हेडिंग हेलो परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट इज योर सी, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम परसेंट वी बाई वी के फॉर्म में, ठीक है। सो नाउ परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में सब कुछ सेम है। लिखो, पहला फॉर्मूला क्या है उसका, सेम है। परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, मास किधर से आएगा बेटा, इधर से, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद वो तो पहले लिख दिया मैंने, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट पहले लिख दिया। वहाँ पे अगर मैं 20% वॉल्यूम ऑफ यूरिया बोलूँ मैं, ठीक है, अगर मैं बोलूँ 20% वॉल्यूम ऑफ यूरिया, इसका मतलब होता है 20 ml ऑफ यूरिया। क्या? 20 ml ऑफ यूरिया इन 100 ml ऑफ वाटर। याद रखना, कितने ml में वाटर में, 100 ml ऑफ वाटर, समझे ना भाई। 80 नहीं होगा, एडिटिव नहीं होता ये, ठीक है। सो राइट डाउन दिस, ये पॉइंट जानना जरूरी है, बहुत बार हमें इसी पे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। कोई तो यही पूछेगा कि 20% वॉल्यूम ऑफ यूरिया में कितने नंबर ऑफ मोल्स है यूरिया के, ऐसा पूछ देता है, और हम लोग देखते रह जाते हैं। हाँ, जल्दी करो, डन। नेक्स्ट, मास बाय वॉल्यूम, परसेंट मास बाय वॉल्यूम, परसेंट मास बाय वॉल्यूम। और ये परसेंट तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते जाओ, मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं किया ना, फॉर्मूले में मल्टीप्लाई बाय 100 होना चाहिए। वो क्या नहीं, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, मास बाय मास के फॉर्मूले में मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, ठीक है। तो ये परसेंटेज है ना, 100% से निकाला जाएगा, ठीक है ना। डन। आगे देखेंगे, परसेंट मास बाय वॉल्यूम क्या मतलब क्या है, मास ऑफ सल्यूट। लिखो आगे, परसेंट मास बाय वॉल्यूम, परसेंट मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, इक्वल टू मास ऑफ
सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये ऐसा क्यों निकाला होगा? क्योंकि सॉल्यूट का मास इजीली मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम का मास मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है। अरे तुम्हें बोला कि 1 लीटर पानी इसका मास निकालो, तो कन्वीनियंट नहीं है, पहले आपको डेंसिटी करके उसको निकालना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए कभी कभार लोग ये यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम किस में आ रहा है तुम्हारे सॉल्यूशन का, जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है या जो मेजरिंग पैरामीटर है वो तो क्या है तुम्हारा वॉल्यूम है। वॉल्यूम तो आज हम आराम से मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी मेजरिंग फ्लास्क रहते हैं हमारे पास, मास मेजर करना डिफिकल्ट होता है सिर्फ, क्या मास मेजर करना डिफिकल्ट होता है। गॉट इट? नेक्स्ट पैरामीटर पार्ट पर मिलियन। नेक्स्ट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन इज पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन, इसको हम पीपीएम के रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? पीपीएम। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। बहुत ये ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत कम होगा। पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन जो होता है मल्टीप्लाई बाई पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 10⁶। मतलब समझ रहे हो ना? 1 ग्राम पार्टिकल होगा 1 मिलियन सॉल्वेंट में। एक पार्टिकल 1 मिलियन सॉल्वेंट है। जैसे एग्जांपल में बोल रहा हूँ 4 ppm। 4 ppm का मतलब क्या है? 4 ग्राम ऑफ 4 पार्टिकल, या बोल सकते हैं 4 ग्राम ऑफ पार्टिकल्स आप बोल सकते हैं, ठीक है। 4 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट होगा, 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, किसमें? इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 10⁶ समझता है ना सबको? क्या होता है भाई? 1 मिलियन, 10 लाख, उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो 1 मिलियन बहुत बड़ा है, 4 ग्राम किधर उसमें ठहरने वाला। ये ऐसी बात है कि तुम बोलेंगे कि अगर आपने समंदर से 1 बूंद अगर पानी की उठाई तो बोलेंगे समंदर का पानी कम हो गया। अरे तुम समझ रहे हो ना? लिखो। वैसे एक और होता है, पीपीएम के बाद पीपीडी भी होता है, बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। जल्दी करो, कुछ कर ले पड़ रहा है, Yes, sir. फटाफट करना है भाई। डन। नेक्स्ट पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। सेम फॉर्मूला, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट में पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में कितना आएगा? 8 आएगा। बिलियन में कितना होता है? 10⁸ तो पीपीबी में लिख लो, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁸ हो गया बिलियन। पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁸। समझ में आई बात? क्लियरिटी आ गई? चलिए भाई, अब ये होने के बाद नेक्स्ट हेडिंग आ रही है मोलैलिटी। मोलैलिटी, मोलैलिटी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, ठीक है, ध्यान रखना। मोलैलिटी इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एम। वैसे नॉर्मलिटी होता है, फॉर्मेलिटी होता है, ये सब का वेटेज कहाँ पे है? बट बेसिक कॉन्सेप्ट में, वहाँ पे मैंने साथ बताया है, ठीक है ना। तो इधर ही तुम फॉर्मेलिटी करो,
इधर रहने दो। सो मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। लिखो मोलैलिटी के आगे इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा मोल पर केजी। ठीक है, यूनिट क्या होगा? मोल पर केजी। और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है क्योंकि मास के बारे में बात हो रही है, तो उसके नीचे लिखना इट इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये 4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है पीएमटी से लेकर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव में कि मोलैलिटी क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। सो इट इज़ अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आएगा वो। चलिए जल्दी कीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट, ये होने के बाद मोलैरिटी। मोलैरिटी हो गया ना? मोलैरिटी कैपिटल एम, इट इज नोन बाय कैपिटल एम। उससे पहले मोलैरिटी से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे। अगर मैं बोल रहा हूँ 1 मोलर सोल्यूशन, क्या बोल रहा हूँ? 1 मोलर सोल्यूशन। इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे 1 मोलर सोल्यूशन क्या होता है? 1 मोलर सोल्यूशन तब होगा जब 1 मोल ऑफ सोल्यूट क्या होगा? इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। समझे ना? तो इसके 1 मोलर सोल्यूशन इज 1 मोल ऑफ सोल्यूट, 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर ऐसी गणित हो रही है तब जाके 1 मोलर सोल्यूशन बनेगा, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, रिजल्टेंट इज 1 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, गेटिंग? नेक्स्ट इज योर मोलैरिटी। मोलैरिटी में लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, और इसको कैपिटल एम से भी नोट करते हैं। इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है भाई, कुछ पल्ले पड़ रहा है? समझ पा रहे हो? ठीक है। डन हो गया। सो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम क्वांटिटी आ रही है और इसका यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर। क्या होगा? मोल पर लीटर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर है ना, तो मोल पर लीटर होगा। और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है ना? गेटिंग? चलिए हाँ बड़ा इसको पॉज करना। सो मोलैरिटी हो गया ना? सो मोलैरिटी का यूनिट भी लिखा मोल पर लीटर। अगर आपका एग्जाम में बोला था कि 1 मोलर सोल्यूशन, 1 मोलर सोल्यूशन, 1 मोलर सोल्यूशन कब होता है? 1 मोलर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे तो लिख के नहीं आता। 1 मोलर सोल्यूशन से लिख के नहीं देते हो, ऐसे देते हो 1 कैपिटल एन। इसका मतलब क्या होता है? 1 मोल ऑफ सोल्यूट किसमें? आपका 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। ठीक है, इसका मतलब होता है 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये आपको रहता है। ठीक है, सो इट इज़ 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन।
क्या समझ में आई बात? चलिए जल्दी लिखिए, क्लियरिटी आ जानी चाहिए आपको, वो ज़रूरी है, ठीक है ना। सिंपल समझ में आएगा तो फिर कर पाओगे। फर्दर पॉइंट्स नाउ, अभी क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये कंसंट्रेशन पे मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको, क्वेश्चन लेंगे तो आपको और क्लियरिटी से ही समझ में आएगा। कर दूँ रेस, हो गया सबका? लिख के ना, अभी लिखिए पहला क्वेश्चन, पहला में क्वेश्चन, ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर was found to be severely contaminated, was found to be severely contaminated, और seriously contaminated लिख सकते हैं आप, seriously contaminated और या severely contaminated लिखो, with a chloroform, with a chloroform, in bracket में chloroform का फॉर्मूला है CHCl3, with a chloroform in bracket CHCl3, full stop. The level of contamination was 15 ppm. The level of contamination was 15 ppm. ppm. The level of contamination was 15 ppm by mass. In bracket में by mass. Express this percent by mass. Express this in a percent by mass. इसी को आपको क्या करना है? Express this in a percent by mass. Level of contamination was 15 ppm by mass. Express this in a percent by mass. ठीक है, किसी का रह गया? स्टार्ट से बता देता हूँ एक बार. A sample of drinking water was found to be severely contaminated with the chloroform CHCl3. The level of contamination was 15 ppm by mass. Express this in a percent by mass. Now listen here. अगर आपको इसको किस में एक्सप्रेस करना है, परसेंट बाय मास में अगर आपको इसको एक्सप्रेस करना है, हाउ यू विल डू इट? सिंपल सा है. देखिए, अगर आपको 15 ppm बोला है, 15 ppm बोला है, 15 ppm का मतलब क्या होता है? 15 ग्राम ऑफ CHCl3 क्लोरोफॉर्म इन 10⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन. ये बात हुई ना, ये तो बात हुई. अब आपको क्या करना है? परसेंट मास बाय मास में एक्सप्रेस करना है. ये क्या ppm में था ना? परसेंट मास बाय मास क्या है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन. तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 15 ग्राम. मास ऑफ सोल्यूशन कितना है? 10⁶ इंटू मल्टीप्लाई बाय क्या होता है? 100. तो इंटू 10 पावर क्या जाएगा तुम्हारा? 2. तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 15 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा ना ऊपर आके. हो गया परसेंट. समझे क्या? हाँ, लिखो. वेरी सिंपल. हम जब पार्टिकल्स बोलते हैं उसको मास ही लेना है. 15 ppm का तो पार्टिकल मास ही लेंगे ना उसको, नहीं तो कैसे करेंगे आप? अगर आपके बेस लॉजिक क्लियर है ना तो क्वेश्चन हार्ड नहीं जाता. पर आपकी लॉजिक ही ऐसे है ना, तो भाई क्वेश्चन क्या है? चिल्लर क्वेश्चन भी तुम्हारे साथ खेल जाएगा, फिर ऐसा रहता है. चलिए जल्दी कीजिए. हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर is labeled as 10% weight by weight. The solution of glucose in water is labeled as 10% weight by weight, W by W. Full stop. What would be the molality? What would be the molality if the density of solution is 1.2 gram milliliter inverse? If the density of solution is 1.2 gram milliliter inverse, what would be the density? What would be the molality if the density of solution is 1.2 gram milliliter inverse?
बस को पॉज कर लो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में बोल के रखा है कि भाई साहब हमारे पास क्या बोला है उसने, क्या गिवन कंडीशन क्या क्या है। गिवन कंडीशन ये दिया गया सिंपल सा कि 10% वेट बाय वेट का सोल्यूशन है। ये 10% वेट बाय वेट या 10% मास बाय मास, दोनों सेम पैरामीटर है ना, तो टेंशन लेने का। 10% वेट बाय वेट किसका है, ये ग्लूकोज का है। इसका मतलब क्या है, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 90 ग्राम ऑफ वाटर वाले गणित है, प्लस 90 ग्राम ऑफ इंटू नहीं ऐड। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है भाई साहब। अब आपको क्या निकालने पूछा उसने, मोलैलिटी ना। मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लगेगा तुम्हें, तो तुम्हें ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। कितने 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में कितने नंबर ऑफ मोल्स, तो मॉलिक्यूलर मास पहले ग्लूकोज का निकाल लो। क्या 12 6 72, 12 एंड 16 इंटू 6, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कितना है इनके, 12 6 72 प्लस 12 प्लस 16 6 96, बोलो कितना। अरे ये तो 100 हो गया। कितना आया तुम्हारा 180 ग्राम मोल इनवर्स। एन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट क्या है 10 है, और मॉलिक्यूलर वेट कितना 180, कैंसिल हो गया 1/18 ग्राम। हाँ ज़्यादा 30 मान खाने बनना है, इसको 1/18 ही रखना है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आ गए। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में चाहिए मुझे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितने चाहिए लीटर में। अब बोला गया है 90 ग्राम ऑफ वाटर है, किसमें 90 ग्राम ऑफ वाटर में। अब आपको क्या दिया गया है कि डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम। सिंपल सी बात है, एक मतलब इसका मतलब डेंसिटी 1.2 ग्राम तुम लोग कोरिलेट ही नहीं कर पा रहे। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ डेंसिटी 1.2 है, अगर डेंसिटी में क्या बोल रहा हूँ 1.2, मतलब भाई साहब 1 मिलीलीटर में 1.2 ग्राम सोल्यूट है। मतलब अभी ये सॉल्वेंट है, अभी मास ऑफ सॉल्वेंट का दिया ना उसने, डेंसिटी ऑफ किसका दिया है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। इसने क्या दिया, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया है। तो आपको क्या चाहिए, आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो डायरेक्टली आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं, देयर इज नो इशू एज सच, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी निकाल सकता हूँ, बट ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो डेंसिटी क्या होता है तुम्हारा, मास बाई क्या होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, मास बाई डेंसिटी। मास कितने भाई टोटल तुम्हारा, मास है तुम्हारा 100 ग्राम, एडिटिव है ये तो। और डेंसिटी कितनी दी है 1.2, क्या था ग्राम मिलीलीटर इनवर्स है ना। हाँ, तो 1.2 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स है, तो आंसर मिलीलीटर में आएगा, इसका याद है रखना। किस में आएगा, मिलीलीटर में आएगा। तो 1.2 ऊपर जाने के बाद ये कितना हो गया तुम्हारा, ये चेंज कर लो, ये मिलीलीटर का ये कितना होगा 100,000 कर लो अपॉन 12 कर दो ना। तो इसको क्या लिख लो 1/12 इंटू 10⁻3, ये मिलीलीटर में आएगा, और 10⁻³ लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मिलीलीटर को। अरे वॉल्यूम ऑफ क्या मोलैलिटी निकालनी है ना, कि मोलैलिटी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में चाहिए, तो दोनों निकाल लेता हूँ, ठीक है। वॉल्यूम भी निकाल दिया मैंने, ठीक है। वॉल्यूम भी निकाल, दोनों निकाल देता हूँ। मोलैलिटी में क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या चाहिए तुम्हारी, केजी में चाहिए। किस में चाहिए, केजी में चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में क्या है, 90 ग्राम ऑफ वाटर है। क्या है तुम्हारा 90 ग्राम, बट ये कब है, जब डेंसिटी 1 लीटर है। अरे 1 ml, याद देखो 90 ग्राम ऑफ वाटर जब है, तब डेंसिटी क्या है 1 ml है, 1 मिलीलीटर। तो जब डेंसिटी 1.2 ml होगी, तो तब मास कितना होगा सॉल्वेंट का, निकाल लो। x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 90 इंटू 1.2 इज इक्वल टू x इंटू 1। x क्या 9 6 12 9 तुम लोगों को सोचना पड़ रहा है भाई साहब। 108 ग्राम में पढ़िए, किसमें ग्राम, आपको किसमें चाहिए केजी। 0.108 केजी, कितना 0.108 केजी। अब क्या निकालनी है, मोलैलिटी। देखो इधर, मैं तो इधर ही निकाल देता हूँ। मोलैलिटी कितनी आएगी, देखो मोलैलिटी क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं 1/18 है, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना है 0.108, मतलब 11 ले लो, ये एंट्रेंस है, ठीक है। थियरी का क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व कर रहा हूँ। 0.11 है, कितना 0.1, 18 11 से कितना होता है, ये भी कोई पूछने की बात है बोलने का। 0.11 को अप्रोक्सीमेटली 0.1 ले लो आप, तो ये क्या होगा 1/1.8, ये क्या होगा 10/18, ये होगा तुम्हारा कितना 5/9, 0 पॉइंट कितना आएगा 9 6 54 होता है, 9 5 होता है 45, बचेगा कितना तुम्हारा वापस 5 बचेगा। हाँ तो 6 रिकरिंग 0.56 मोलर है, इनका 61 है, मेरा 56 है, अप्रोक्सीमेशन वाली बात है हमारी। अब मान लो मोलैरिटी भी पूछ दिया होता, क्या पूछ दिया होता, मोलैरिटी भी पूछ दिया होता इसी क्वेश्चन में,
तो मोलैरिटी क्या निकालता? मोलैरिटी सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या है? लीटर में है। नंबर ऑफ मोल्स तो पहले निकाला 1/18 और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में भी निकाल दिया, तो मैंने कितना 1/12। हाँ, तो ये तो 6 के टेबल में आता है, बहुत सिंपल है। ये 3 जा और ये 2 जा, तो क्या होता है 2/3 हो जाता है। ये 2/3 मतलब 0.67 मोलर हो जाता है ये भी। तो तुम लोग कौन सा नशा करके बैठे हो भाई? तो एक भी क्वेश्चन ना बन रहा। हाँ चलो लिखो, पॉज कर दो उसको। चलिए नेक्स्ट हेडिंग सॉल्युबिलिटी। तो ये हो गए क्वेश्चंस। ट्राई करना है तुम लोगों ने क्वेश्चन मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑफ कंसंट्रेशन के सारे। हाँ, सेंट्रल हेडिंग सॉल्युबिलिटी। सेंट्रल हेडिंग में सॉल्युबिलिटी के थोड़ा भावनाएं बहेंगे सॉल्युबिलिटी में, ठीक है। पूरा क्वेश्चन इरेज कर देते हैं भाई। इसके बाद समझ रहे हो फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी खत्म हो जाएगी। अब विनोद सर ने बोला है भाई वो 1 वीक का टारगेट रखेंगे ऑर्गेनिक के लिए। बोला 1 वीक में छुट्टी लेता हूँ सर। नोरा ठीक है, बहुत अच्छी बात, बस और क्या टेंशन किस बात का तुम लोग? वैसे भी हम पढ़ते नहीं सर, तुम पढ़ाओगे तो फिर बिना पढ़ेंगे, नहीं पढ़ाओगे तो फिर पढ़ना ही क्यों। सॉल्युबिलिटी लिखो। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? हर किसी का सॉल्वेंट का एक कैपेसिटी है कि कितना सॉल्वेंट वो, कितना सोल्यूट वो डिजोल्व करवा सकते हैं। जैसे वाटर का खुद का एक कैपेसिटी है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से बताता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल कि तुम लोग बहुत अंबानी लोग हो, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया। ग्लास ऑफ वाटर इज कांस्टेंट। हाँ अच्छा, डार्क हो गया क्या? दिख रहा है? पॉज ही कर दो उसको।